एक लड़की जो बचपन से एक सपना देखती है डॉक्टर बनने का, और डॉक्टर बन के दूसरों की समस्याओं को हल करने का। बड़ी मेहनत करके बहुत सारी परीक्षाओं को पास करके वो एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेती है। अपनी पढ़ाई पूरी होने के पश्चात वो उसी मेडिकल कॉलेज में एज अ ट्रेनी अपनी सुविधाएं देती है। और उसे पता लगता है उस अस्पताल की सच्चाई, और वो टूट जाती है। और वो टूट जाती है इसलिए क्योंकि उसका टूट जाता है सपना, और उसके सपनों का अस्पताल। और वो चाहती है ये सच्चाई लोगों के सामने आए, लेकिन कुछ लोगों के नाक के नीचे ये घिनौने काम हो रहे थे, उनको ये मंजूर नहीं था। और उस डॉक्टर के साथ एक दिन बहुत ही घिनौनी हरकत की जाती है। उसका रेप किया जाता है और फिर उसे मार दिया जाता है। और ये घटना जब लोगों के सामने आता है, लोगों के बीच आक्रोश भर जाता है। लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं और बोलते हैं कि इस टाइप के और कितने निर्भया केस हमें देखने को मिलेंगे, और कब तक होती रहेगी महिलाओं के साथ दरिंदगी। तो आइए जानते हैं इस घटना की पूरी सच्चाई और समझते हैं क्या कुछ हो रहा है हमारे देश में इस घटना को लेकर। 9 अगस्त की रात कलकत्ता के आरजिकर कॉलेज में संजय रॉय नाम का एक व्यक्ति एंटर करता है और वहाँ एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ बलात्कार करता है। बलात्कार करने के बाद संजय रॉय उस डॉक्टर का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर देता है। कत्ल करके जैसे ही वो भागने वाला होता है, वो देखता है कि वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा है। उसे ये लगता है कि कहीं वो सीसीटीवी कैमरे में ना आ जाए, इसीलिए वो वापस आता है और दोबारा किसी दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करता है। लेकिन शायद उसे ये पता नहीं लगता कि ये सारी वारदात उसी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी थी। और इसी वीडियो से सच्चाई सबके सामने आती है और सबको पता लगता है उस रात की घटना का ये राज। और ये तो था संजय रॉय, जो कि है इस केस का मेन एक्यूज्ड, जो कि उस रात इस घिनौनी वारदात को अंजाम देकर भागने की फिराक में रहता है। लेकिन उस घटना के होने के बाद और भी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमें या फिर किसी भी बंदे को यही लगेगा इस घटना में स्टेट गवर्नमेंट और हॉस्पिटल दोनों ही शामिल हैं। क्योंकि ये घटना अगर नॉर्मल केस होता तो पुलिस उसको सबसे पहले क्या करती, एफआईआर करती, फिर पोस्टमार्टम होता, और उस पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी को माँ बाप को सौंप दिया जाता, अगर उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट किसी भी बंदे का नहीं होता तो। लेकिन इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और ये इसलिए है क्योंकि वहाँ पर कई चीज़ ऐसी की गई जिससे यही पता लगता है कि गवर्नमेंट और पुलिस को या फिर हॉस्पिटल स्टाफ को या फिर हॉस्पिटल अथॉरिटी को जल्दी थी उसके एविडेंस को मिटाने का, ताकि लोगों को आखिरकार ये ना पता लगे कि वहाँ पे हुआ क्या है। और एक और घटना होती है वहाँ पर जो कि लोगों को बहुत ही अलग लगता है। होता ये है कि लोगों के बीच में आक्रोश फैल जाता है इस घटना को लेकर, और लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं हॉस्पिटल के पास। काफ़ी वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, और उसी बीच कुछ मॉब वहाँ पे आती है। मैं अप्रॉक्स नंबर तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन हालांकि ये अप्रॉक्स 9-10 हज़ार के आसपास लोग वहाँ पे आते हैं। 9-10 हज़ार, समझ लो कितने बड़ा हॉस्पिटल में 9-10 हज़ार लोग का भरना एक साथ आते हैं वहाँ पे, और वहाँ के लोगों पे मारते हैं। पुलिस जो थी वहाँ पे उनको मारते हैं। लोगों को तो छोड़ो, वहाँ के जो पुलिस वो अपने आप को बचाने के लिए वहाँ के बाथरूम में या फिर हॉस्पिटल के कैंपस में इधर उधर भाग रही होती है, और वो आती है पूरे कॉलेज में तोड़फोड़ करते हैं और पूरे कॉलेज को तहस नहस कर देते हैं। मतलब ये अगर मोटा मोटा देखा जाए, एक रेपिस्ट जो एक्यूज्ड है उसके समर्थन में 7,000 लोग तो नहीं आ सकते। ऑब्वियस बात। मैं कहता हूँ इक्का दुक्का लोग भी नहीं आ सकते, हाँ, एक्सेप्ट उसकी फैमिली के। तो ये 7,000 लोगों की मॉब या 9-10 हज़ार लोगों की मॉब कहाँ से आ रही है? किसी न किसी के गवर्नमेंट कर क्या रही है इसमें? हाँ, बिना सपोर्ट, अगर किसी बड़े हाथ बंदे का सपोर्ट इनके पास नहीं है तब वो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। अरे मैं कहता हूँ आपको कि हम सोसाइटी में रह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 10 लोग मिलके किसी दुकान वाले के वहाँ पे झगड़ा करने जाएंगे
तुरंत जो यहाँ की पुलिस चौकी से है लोग आ जाएंगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? तो पूरे कलकत्ता जैसी सिटी, इतनी पुरानी सिटी, ठीक है, वहाँ पे ऐसा हो रहा है कि 8 से 10 हज़ार लोग एक हॉस्पिटल में घुस के इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो सिस्टम कर क्या रहा है? ये तो पूरा सिस्टम का फेलियर हो गया ना। एकदम एकदम सही बात है। तो देखिए ये तो था कि एक एंगल जो कि हर कोई सोच रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर पुलिस या फिर हॉस्पिटल का जो इन्वॉल्वमेंट इस केस में है, और एक बंदा जो इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब निकल के आ रहा है, जिसके साथ हर कोई कनेक्शन या फिर एक कहें कि बहुत ही बड़ा कॉज माना जा रहा है, हालांकि वो मेन एक्यूज नहीं है लेकिन उसका भी नाम बहुत ही ऊपर आ रहा है, और वो है संदीप घोष। उस आरजी कार कॉलेज का वो प्रिंसिपल है। हालांकि उस प्रिंसिपल के ऊपर भी कई आरोप हैं, कई करप्शन के आरोप हैं और कई ऐसे आरोप हैं, और वो एक्यूज्ड पाया गया है, और भी कई अलग ऑर्गेनाइजेशन में वो पहले अच्छे पद पे पोस्टेड था, और वहाँ उसके ऊपर कई और भी तरह के केसेस चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट को तो ये होना चाहिए और ये करना चाहिए कि संदीप घोष के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी बहुत पहले, और उसको उस पद से हटा देना चाहिए था। अब हटाना चाहिए था तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी में आ रहा है कि वो जो वहाँ की मेन गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट है, टीएमसी, उसका एक महत्वपूर्ण सदस्य भी है। और हाँ, मेरे को ये सुनने में आया, जानकारी में ये चीज़ें भी आई हैं, ममता बनर्जी का भी शायद वो करीबी हों। उसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि जब आपके सिस्टम में एक ऐसा करप्ट ऑफिसर है, एक ऐसा करप्ट बंदा है, तो आपने क्यों उसको इतनी बड़ी पोस्ट पे बिठाया हुआ है? और अभी भी अगर आप देखोगे वो सस्पेंशन उसका किया नहीं गया, उसको ट्रांसफ़र किया गया किसी दूसरे कॉलेज में, फिर दोबारा से प्रिंसिपल बनाया गया, जहाँ पे उसको फिर से एक बार वो मौका दिया गया कि वो अपने करप्शन से जुड़ी हुई सारी गतिविधियों को दोबारा से अंजाम दे। और मुझे लगता है कि आरजीकर कॉलेज के अंदर भी जो भी चीज़ें हो रही थी इलीगली, वो उसके नाक के नीचे ही हो रही थी, और उसका सारा जो मेन सरगना था वो संदीप घोष ही था। हालांकि इसका तो अभी तक हाँ ना ही पुलिस को या फिर सीबीआई को कुछ ऐसा सबूत मिला, लेकिन जो एंगल है और चीज़ें मिल रही हैं एक तरह से, वो सारा इशारा ये इस प्रिंसिपल और हॉस्पिटल मैनेजमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ ही करता है। बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आपके स्टेट में कोई भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होंगे, तो आप, अब जैसे यूपी की बात कीजिए, मैं किसी भी पार्टी के सपोर्ट पे नहीं हूँ, बट यूपी में क्राइम कम हुआ है। क्राइम ऑब्वियसली होता है क्योंकि बहुत लोग हैं, हम कंट्रोल, गवर्नमेंट है, पुलिस है, वो चीज़ें कंट्रोल करती है, क्योंकि यूपी की एक तो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो बट इवेंचुअली हमने देखा है कि डर भी आया है लोगों में और क्राइम भी कम हुआ है, जस्ट बिकॉज जो एक्शन लेते हैं योगी आदित्यनाथ, एकदम से तुरंत एक्शन लेना, तुरंत एक्शन में आना, और जो अक्यूज होते हैं उनको बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतते उनकी सज़ा में, या फिर उनके लिए बिल्कुल भी ऐसी दया वाली दृष्टि नहीं रखते हैं। तो मतलब ये चीज़ क्यों नहीं हो पा रही है वहाँ? यार आपके स्टेट में एक ऐसा बंदा बैठा है, करप्ट बंदा, उसके नाक के नीचे इतना सब कुछ हो रहा है, और उसके बाद भी आप ऐसी डिप्लोमेटिक आंसर्स दे रहे हो। आप ममता बनर्जी का जवाब सुनिएगा, मुझे ये, और आप ये देखिए कि मतलब मुझे नहीं पता कि उनकी गवर्नमेंट या उनकी पार्टी के क्या आइडियोलॉजीज़ हैं, किन आइडियोलॉजीज़ पे वो काम करती हैं, बट ये सरासर गलत है एकदम। और सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी के पास 3 मिनिस्ट्री है, स्टेट की 3 मिनिस्ट्री होने के बावजूद, और उसमें भी हेल्थ मिनिस्ट्री उनके पास ही है। हेल्थ मिनिस्ट्री उनके पास है, और आई थिंक होम मिनिस्ट्री भी उनके पास है, और वो तो सीएम है। सीएम तो है। क्या कलकत्ता में डिप्लोमेसी थी या फिर डिक्टेटरशिप थी? तो क्वेश्चन ये है कि एक ही इंसान के पास 3 मिनिस्ट्री होना, ये किस बात का संकेत है? क्या इस बात का संकेत है कि एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक स्टेट थी, बंगाल एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक स्टेट थी, या बंगाल में डिक्टेटरशिप चल रही थी? जो ये बात तो खैर सरासर सामने निकल के आता है, क्योंकि आप सीएम हो, आपका एक पार्टी है, तो आपको और भी आपके अच्छे नेता होंगे आपके पार्टी में, तो उनको मौका देना चाहिए उनको। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जो बड़े बड़े जो मिनिस्ट्री हैं इनके में बहुत काम होता है, क्योंकि देखिए हेल्थ मिनिस्ट्री में बहुत काम होता है, होम मिनिस्ट्री में बहुत काम होता है, और सीएम के पास खुद को ही एक बहुत ही अलग अलग कामों के थ्रू जाना पड़ता है, करना पड़ता है।
तो आप अगर अलग अलग बंदों को ये पद दोगे तो वो काम को अच्छे तरीके से आप कर ऑब्वियसली वो उनकी एक्सपर्टीज को आप उनकी एक्सपर्टीज को पहचान के आप अगर उनके अंडर में एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री देते हो तो बहुत अच्छा काम हो सकता टीएमसी को या फिर खास करके ममता बनर्जी को तीनों मिनिस्ट्री अपने हाथ में नहीं रखना चाहिए था। और उनके पार्टी में उनको तो ये हमें ये लग रहा है कि मतलब उनके पार्टी में कोई ऐसे बंदे नहीं है या फिर ऐसे मिनिस्टर नहीं है जो कि इनको टेक केयर कर सकते हैं, या फिर उनको विश्वास नहीं है अपने है। और पार्टी हम में। विश्वास नहीं, और दूसरी बात ये भी है कि आप तीनों मिनिस्ट्री संभाल रहे हो, इसलिए आज ये फेलियर हुआ है Obvious बात गवर्नमेंट का। ये बहुत बड़ा फेलियर है। एक तो एक लड़के के साथ रेप होना, उसका बेरहमी से मारा जाना, उसके बाद 7 से 10 हज़ार लोगों का एक साथ मॉब बन के उस हॉस्पिटल में घुसना, ये एक स्टेट की फेलियर है। Obvious तो बात। क्वेश्चन उठेगा कि आपने, जब आपके बस की नहीं है मिनिस्ट्री संभालना, तो आपने 3 मिनिस्ट्री क्यों ले रखी है? क्यों ले रखी है, सही बात है। और देखिए अगर हमारा तो यही वो है, होप है, और हम चाहते हैं कि इस केस को हमारी सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई और जो भी अच्छे ऑफिसर्स हैं उसको फास्ट ट्रैक और बहुत जल्द से जल्द सॉल्व करें। जी बिल्कुल। हालांकि अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रहा है उसमें ये आ रहा है कि 7 लोगों को पीटीआई टीम आई है और वो पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा है शायद, और हो सकता है ये वीडियो आपके पास पहुंचते पहुंचते वो टेस्ट आ जाए। उसमें फर्स्ट बंदा जो है मेन एक्यूज्ड संजय रॉय, वो प्रिंसिपल संदीप घोष और 4 उसी कॉलेज के डॉक्टर और एक वॉलंटियर को पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा है। संजय रॉय भी शायद वॉलंटियर ही था उस हॉस्पिटल में। वो संजय रॉय एक वॉलंटियर था उस हॉस्पिटल में, और अगर वो वॉलंटियर था उसके बाद भी अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो उसको पास उस हॉस्पिटल के मोस्टली जो एक्सेस था, मोस्टली जो ऐसे एरियाज है जहाँ पे बहुत स्पेसिफिक पोजीशन के लोग ही एक्सेसिबल हैं, उसके पास वो सारे एक्सेस कैसे थे? मतलब कहीं ना कहीं ये कहीं ना दिखा रहा है कि ये सिर्फ एक रेप का केस नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और टोटली मैं तो ये मानूंगा ये एक स्टेट का फेलियर है। और बहुत अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये केस सीबीआई को दिया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, मुझे पता है। वो हम सबको सामने आ चुका है, क्योंकि स्टेट पुलिस भी हेल्पलेस है। और ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोली है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये संज्ञान दिया कि सीबीआई को इसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा, सीबीआई को ये केस लेना पड़ेगा, तो उन्होंने ये बात बोली कि सीबीआई को ये केस लेना पड़ रहा है, ये सरासर फेलियर है स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट पुलिस का। ऑब्वियस बात है, बहुत सही है बोला आपने। और देखिए किसी भी लड़की के साथ और किसी भी महिला के साथ इस तरह का घटना अगर होता है तो उस घटने के पीछे जो लोग होते हैं, जो मेन एक्यूज्ड होते हैं, उनके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए और बहुत ही कड़ा एक्शन होना चाहिए, ताकि इस तरह के हादसे और आगे ना हो। जी बिल्कुल। लेकिन मैं तो उम्मीद करता हूँ, हम सब उम्मीद करते हैं कि इस तरह के हादसे ना हो। लेकिन जब भी इस तरह का कोई हादसा होता है हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि हादसे ना हो, बट फिर वो चीज़ रिपीट होती है। तो ये थे कुछ तथ्य इस केस से रिगार्डिंग जो हमने आपके सामने रखे। इस केस के लेकर आपके साथ या फिर आपको और भी कुछ तथ्य पता हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और बताइए लोगों को आखिरकार क्या हो रहा है उस कॉलेज में इस केस को लेकर। अगर आप उस एरिया के लोग हैं या फिर इस केस से रिगार्डिंग आपके पास और कुछ जानकारी आती है, और इस वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर दें तो हमारे लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। हालांकि इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इसको वीडियो को शेयर करने के लिए, ताकि लोगों को भी इस केस के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिले, ताकि लोगों के सामने सच्चाई आए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।